हम ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। जैसा अभी साइबर क्राइम, सभी लोगों ने साइबर क्राइम बढ़ रहा है और मुखबिर तंत्र बिल्कुल फेल हो गया है। और मैंने महसूस भी किया कि पुलिस के अंदर छोटी छोटी भी आईटी की जानकारी उनके पास है भी नहीं बेचारों के पास। तो क्यों नहीं सरकार ये करे कि साइबर क्राइम के लिए जैसे और विभागों में आप डेपुटेशन पे भेजते हो और विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हो, साइबर थाना बनाया, पुलिस के ही लोग हैं, क्यों नहीं प्रयास किया जाए? अगर इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है तो जो आईआईटीएन हैं, जो एक्सपर्ट हैं, आईटी के अच्छे जानकार हैं, उनकी अलग से क्यों नहीं पुलिस में भर्ती की जाए कि वो पुलिस का सहयोग करेंगे और अच्छी वेतन के ऊपर रखें अपन उनको, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। 2 मिनट में समाप्त करें। सभापति महोदय, दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो अवैध हथियार बढ़ रहे हैं, पुलिस एक अभियान चलाए कुछ दिनों में और बॉडी चेक करे। आपको मोटरसाइकिल पे चलते हुए 5वें 7वें लड़के के पास कट्टा रिवॉल्वर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ ही चूंकि कुछ डिमांड्स हैं, मेरा समय पूरा हो जाएगा, मैं कहना चाहूंगा एसआई और जो ये अभी आपने प्लाटून कमांडर की एक सीधी भर्ती निकाली स्पोर्ट्स कोटे में और उसमें 81 पद हैं, अभी प्रक्रियाधीन है। उसके अंदर हम तो ये कहते हैं खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं हमारे स्टेट के, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया कि भाई राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उन्हीं को लिया जाएगा, चाहे वो 81 के 81 दूसरे स्टेट के सारे जा सकते हैं पद। सभापति महोदय, मैंने पहले भी कई बार कहा कि राजस्थान के बेरोजगारों के साथ, राजस्थान के युवाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्य स्टेट में उनको लिया नहीं जाता और हमारे स्टेट के अंदर कोई रोक नहीं है। तो मैं मांग करता हूं कि उसके अंदर यह तय किया जाए कि राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उन्हीं को लिया जाएगा। दूसरा, मैं कांस्टेबल के जैसे मैस अलाउंस है 2000 रुपए, महंगाई बढ़ गई, उसको बढ़ाया जाए। ये जो डॉग रखते हैं, बॉम्ब वगैरह जो बेचारे चेक करते हैं, उनका डॉग का अलाउंस सभापति महोदय 200 रुपए मिलता है। 20 साल हो गए बढ़े हुए, क्या 20 साल में कोई महंगाई नहीं बढ़ी? अगर सबका बढ़ रहा है तो फिर उसी का क्यों नहीं बढ़ रहा? इतनी इंपॉर्टेंट उसकी ड्यूटी है, 20 साल से उसकी सुध कोई क्यों नहीं ले रहा? सभापति महोदय, इसके अलावा होमगार्ड है, जो होमगार्ड का जो उनका वेलफेयर के लिए जो फंड होता है, वो फंड पता नहीं किस चीज में खर्च होता है। वो चाहता है कि उसको भी ईएसआई का और उसके पीएफ में वो जमा हो जाए, उसका लाभ मिले। उसको ड्यूटी वैसे भी हम पूरी नहीं दे रहे और उस चीज का भी उसको लाभ मिलेगा तो उसमें भी एक विश्वास जगेगा। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा सबसे ज्यादा कि पुलिस की जो ड्यूटी है, बस एक मिनट में खत्म कराऊं सभापति महोदय, पुलिस की जो ड्यूटी है 24 घंटे की, पहले भी मैंने उस बात के लिए कहा कि इनकी ड्यूटी भी जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उनके हिसाब से इनकी ड्यूटी तय की जाए कि 8 घंटे इनकी ड्यूटी लें, 8 नहीं तो 12 घंटे ले लें, लेकिन कभी तो पता हो कि आपकी ड्यूटी खत्म होगी और आपका ये समय अपने बीवी बच्चों को दे सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई पुलिस का कर्मी भी कोई गुंडे बदमाश से अगर कोई उसके ऊपर अटैक होता है और उसमें शहीद होता है तो उसको भी सेना में जो शहीद हुए उनकी तरह पैकेज मिले, ये मैं मांग करता हूं। और कांस्टेबल की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, थाने में रहने की जगह नहीं है और वो बेचारा पड़ा रहता है, तो उसके रहने की भी अच्छी सी व्यवस्था की जाए और उसकी जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनकर सरकार और एक अच्छी भावना रखते हुए उनको दूर करने का प्रयास करेगी, ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूं। धन्यवाद सभापति। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, समय के साथ क्राइम का तरीका बदला है। ऑनलाइन चीटिंग, फर्जी आईडी बनाना, फर्जी आईडी बना करके नौकरियों का न्यूनता देना, फिर लोगों से पैसे ऐंठना, फर्जी आईडी बना करके फर्जी तरीके से वीडियो कॉल कर लोगों को ब्लैकमेल करना। इस मामले में मैं राजस्थान पुलिस से उम्मीद करता हूं और राजस्थान सरकार से उम्मीद करता हूं कि क्राइम के, साइबर क्राइम के तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके। मैंने खुद फेस करा ये बात कि पुलिस बहुत बार ऐसा महसूस करती है, ऐसे मसलों में पुलिस ये कहती है कि पकड़े नहीं जाते। राजस्थान में एक थ्रिल आया हुआ है, मुझे पता नहीं कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति है। वीडियो कॉल होती है सर,
वीडियो कॉल से लोगों को ब्लैकमेलिंग का बहुत जोरदार धंधा चल रहा है। इस मसले पर पुलिस को गंभीरता से और राजस्थान सरकार को गंभीरता से जनता को न्याय दिलाने का काम करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मैं आपसे इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान पुलिस का कि उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि सार्वजनिक स्थल है पुलिस थाना, और पुलिस थाने में पूजा स्थल नहीं होंगे। हिंदुस्तान के संविधान की व्याख्या को ढंग से समझते हुए लागू करना एक जोरदार कदम था। हमने बड़ा अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोग जो संविधान की बात को समझते हैं कि सार्वजनिक स्थल पूजा स्थल के रूप में कभी काम में नहीं लिए जा सकते। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पुलिस ने एक सर्कुलर और निकाला सभापति महोदय कि जो दानदाता है उनका नाम नहीं लगाएगा कोई। किसी ने लाख रुपए थाने में दे दिए, 2 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, थाने को जेब में गाले फिरता है और जी मैं जो थाने में फोन करता है। तो एक जोरदार अभी थोड़े दिन पहले सर्कुलर निकला कि दानदाता कोई होगा उसका नाम नहीं लिखा जाए। उसके बाद अगर कोई दान देना चाहे, कोई संस्था थाने के अंदर कोई बैरिक बनाना चाहे, कोई गार्डन बनाना चाहे, कमरा बनाना चाहे तो बनाए। लेकिन जो अक्सर ये देखा जाता है कि थानों में जो लोग दान करते हैं वो फिर थाने से उल्टे पुल्टे काम करवाने की चेष्टा भी करते हैं। इसलिए जिन लोगों का नाम नहीं लिखा जाए तो उछड़ते भी। सभापति महोदय, इसी दरमियान हनुमानगढ़ में एक पुलिस गेस्ट हाउस बना, सारे थानों से पैसे मांगे गए। एक तरफ तो पुलिस के डीजीपी साहब का सर्कुलर है कि साहब आप किसी का नाम नहीं लिखोगे जो दान देगा, दूसरी तरफ पुलिस खुद गेस्ट हाउस बना रही। वाई नॉट? ये सोचने वाली बात है। हम पॉजिटिव करते करते एकदम नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान के एसीबी का, जिन्होंने बहुत सारे भ्रष्ट लोगों को, अधिकारियों को पकड़ा और पकड़ करके उनको जेल तक भेजा और लोगों में विश्वास हुआ कि कोई अगर पैसा मांगेगा तो कोई इनको पकड़ भी सकता है। इस बात के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में फसल बीमा को लेकर के एक फ्रॉड हुआ। सभापति महोदय, आपने तो फेस भी देखा है, प्रश्न का उत्तर भी आया। 164 करोड़ रुपए मेरे क्षेत्र के किसानों के बाकी हैं। एसीबी में कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई इतनी धीमी है कि सारे किसानों का हित कर दिया बीमा कंपनी ने। उस लोगों ने अपराध किया, बाकायदा उनकी लिखित में शिकायत भी हुई। मेरा एसीबी से मांग है कि आप तुरंत कार्रवाई करिए। जिन लोगों ने जमीन मेरी है और दूसरे ने कोई और नाम से केसीसी वहां से उठा ली, उसको मुलजिम बनाइए, जल्दी बनाइए, ताकि दोबारा नई फसल का क्रॉप कटिंग चल रहा है, दिक्कत नहीं हो। दो गांव ऐसे जहां के किसानों के करोड़ों रुपए पेंडिंग, इसलिए एसीबी तेजी से उसमें काम करने का काम करे। मैं सभापति महोदय आपको ये बात भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो जेल की स्थिति, सभापति महोदय, मुझे किसान आंदोलन में 6 महीने जेल में रहने का मौका मिला। मैंने उसमें जेल में करीब 100-125 किताबें पढ़ी। मैं उसी चूरू जेल में गया अभी 4 रोज पहले। चूरू जेल में एक जोरदार लाइब्रेरी बनी हुई है। मैं लाइब्रेरी देख के आया और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे चूरू से आए हुए साथी का, जिन्होंने जेल में शायद लाइब्रेरी बनाने के लिए 10 लाख रुपए दिए भी। हर जेल में लाइब्रेरी बने, ताकि जो अपराधी लोग गए हुए हैं समाज से, जिनकी दिशा और दशा दोनों भटक गई थी, वो वापस सही रास्ते पर आए। इसलिए राजस्थान में तेजी से इस पर काम होना चाहिए। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएलए लेड से मैं भी जेल में लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसे जारी करूंगा और हर विधायक भी जारी करे, ताकि लोगों को, अपराधियों को पढ़ा करके, मोटिवेशन करके, मनोवैज्ञानिक तरीके से। वहां चूरू जेल में एक एक कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन है जो काम कर रहा, बड़ा अप्रिशिएट किया सर। वहां इतनी किताबें और बाकायदा सारे जो बंदी हैं, महिला बंदी भी थी, पुरुष बंदी भी थे, सबके नाम से आवंटित हो रही हैं किताबें, लोग पढ़ रहे हैं। इससे लोगों की मनोदशा बदली जा सकती है। सभापति महोदय, क्राइम इस बात के लिए भी नहीं होता कि साहब क्राइम करना ही जरूरी है। जो परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थिति के अनुसार आदमी, जैसे अभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का बयान आया रीट के इस सारे मामले के बाद कि आप कुछ भी कर लो पेपर लीक होंगे। क्यों? कि जी बेरोजगारी है, बेरोजगार कहीं न कहीं हाथ पैर मारता है। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ऐसी परिस्थिति में जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां बेकारी
और दूसरी चीजें बढ़ रही हैं, वहां हमें दूसरे तरीके से टैकल करना पड़ेगा। हमें लोगों का मनोविज्ञान जानना पड़ेगा कि लोग किस तरीके से सही रास्ते पर जा सकते हैं। सभापति महोदय, मैं आपका इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान से होते हुए हरियाणा निर्मित शराब गुजरात जा रही है बहुत बड़ी मात्रा में, और इतनी बड़ी मात्रा में जा रही है कि राजस्थान की पुलिस इन दिनों में कार्रवाई भी नहीं कर रही कुछ भी। क्या पता पुलिस दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी बताना चाहता हूं, यहां से 350 किलोमीटर दूर है मेरा क्षेत्र। जब हम जाते हैं रास्ते में कई बार तो रोक के कहना पड़ता है, जो आरटीओ की गाड़ी खड़ी है, जो जवान खड़े हैं, भाई कोई गाड़ी के नीचे दे देगा, रुक जा, साइड में होके हाथ दे दे। खड़े हैं सारी जगह, और ये खड़े खड़े हाथ दे करके गाड़ी रुकवाते हैं। मैं सभापति महोदय 2 मिनट हुए तो मेरे तो 3 मिनट तो पड़ेगी। सभापति महोदय 3 मिनट तो बोलूंगा। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां भी वाहनों को चेक करे उसके लिए बाकायदा चौकी बनी हुई। अब तो सड़क ऐसी है जिन सड़कों से गुजरते हैं, ये नहीं कि लोग कच्चे मार्गों से जाएंगे, वहां चौकी बनी हुई हो, वहां कायदा संस्थानिक ढांचा बना हुआ हो, ताकि उस सिपाही की जिंदगी खतरे में नहीं आए। वाहन चोरी, वाहनों के साथ तस्करी, और तस्करी के साथ टैक्स चोरी, इसलिए वाहनों को रोक के चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन उसके लिए ढांचागत निर्माण होना चाहिए, ये नहीं कि अनिश्चितता, और उस अनिश्चितता की वजह से साधनों की इतनी आवाज आई आपके सिक्कर रोड पर, पुलिस ने गाड़ी रोक रखी है और वहां एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी स्थिति में। इसलिए यह गंभीर मसला है, हम सबके जीवन का मसला है। सभापति महोदय, हमारे सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं कि पुलिस, सर लास्ट बात बची है कि पुलिस को आपने पिछली बार जो बजट दिया वो बजट अभी लागू क्यों नहीं करा? मैंने गाड़ी मांगी सर भादरा थाने और भिरानी थाने के लिए। मुझे ये पता चला कि पिछली बार जो गाड़ियों के लिए 60 करोड़ रुपए दिए थे, मंत्री महोदय अभी 40 करोड़ रुपए पुलिस को दिए, 20 करोड़ जारी नहीं करे। हम जिस तरीके से दूसरे कामों में इंगेज हो रहे हैं, हमें कानून व्यवस्था के लिए भी जो बजट हमने अनाउंस करा है वो बजट हमें जल्दी से जल्दी जारी करना चाहिए। देश प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़िया होगी। देखो आज भी मैं कह रहा हूं, हरियाणा से, पंजाब से हमारी पुलिस अच्छी है, हमारी पुलिस अच्छा कर रही है, थानों में लोगों की सुनवाई होती है। इसलिए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राजस्थान सरकार को खर्चा और बढ़ाना चाहिए। मैं अनाउंस से लेकर के सिपाही के स्टेशन, एक लास्ट बात के साथ बात पूरी कर रहा हूं। सभापति महोदय, जो सिपाही बीए और एमए करे हुए, बीएड किए हुए सिपाही हैं, सभापति महोदय एक भी सिपाही रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया, क्योंकि वो आसान्वित है, वो आसान्वित है सभापति महोदय। इसलिए मेरा निवेदन है कि उसके मानदेय भत्ते, स्टेशनरी और वाहन भत्ते सब बढ़ाने। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 16 पुलिस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी, धन्यवाद। सभापति महोदय जी, एक महत्वपूर्ण विभाग की चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं, और ये पुलिस विभाग, पुलिस का जवान, ये हमारे समाज के बीच का ही हमारा ही अंग है। लेकिन उसको वर्दी दी है आप कानून की रखवाली करना और न्याय दिलाना, और समाज में एक आत्मविश्वास बढ़े और भय का माहौल न बने, भय मुक्त समाज हो, ऐसी कल्पना हम सब की थी। सभापति महोदय जी, जितनी चर्चा हुई उसमें काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि काफ़ी पुलिसकर्मी, काफ़ी पुलिस के अधिकारी ईमानदार हैं और अच्छे हैं, अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करते, उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन इनमें कुछ अपवाद हैं जिसके कारण से पूरा विभाग एक बुराई की चर्चा का एक विषय बन जाता है। चौराहे पर चर्चा होती है कि फला पुलिसकर्मी इस प्रकार का है। मैं आपको कुछ मेरे विधानसभा की घटनाओं के बारे में जिक्र करूंगा सभापति महोदय जी। अभी हमारे माननीय मदन जी ने जिक्र किया था पानरवा की डया चौकी का। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो समाज किससे अपेक्षा करेगा। डया चौकी में एक कोई लड़कियां बेचैन का कोई मामला था और एक जांच थी,
और जिस पुलिसकर्मी को जांच दी वो पुलिसकर्मी जेर गांव से कुछ लोगों को लेके जाता है, न तो वो उस में कहीं वांटेड हैं, न उनका कहीं उसमें नाम है, लेकिन गुजरात तक ले जाके घुमा घुमा करके लाते हैं और रात को जब 3 बजे वापस आते हैं तो एक बच्ची, उसकी माँ, उसके पिताजी और गांव के मोतबीर लोग साथ में थे। उन लोगों के बीच में वो कहता है कि थाने चलो, और उन्होंने कहा भाई रात की 3 बज रही है, सुबह हम लेके आएंगे, आप इनको छोड़ दीजिए। और आपको विश्वास नहीं तो मोतबीर कह रहे हैं, लेकिन नहीं, थाने में ले जा करके उस बालिका को एक अलग कमरे में, उनके कमरे में सुलाते हैं। माताजी अलग है, पिताजी अलग हैं, और पिताजी के साथ में जिस प्रकार की मारपीट होती है, अध्यक्ष सभापति महोदय जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि पुलिस थानों में जब तक मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं होती है तब तक मारपीट नहीं कर सकती। उसके पिताजी को जिस कदर से मारपीट की, ये पीछे का हिस्सा इतना काला हो गया था कि वो बैठ नहीं पाता था, और उस लड़की के साथ छेड़छाड़ किया। लड़की चिल्लाई, तब उसको माँ दौड़ के आई तो उसको छोड़ा और उसका मुकदमा दर्ज हुआ। मैं खुद गया और जब जाकर के मैंने कहा कि भाई जिस प्रकार का वातावरण हुआ है और एक सामान्य व्यक्ति होता तो आप उसको जेल की चक्सों में डाल देते, इतना होने ही नहीं देते, लेकिन पुलिसकर्मी है इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करते, आप मुकदमा दर्ज करिए। वहाँ का सक्षम अधिकारी मुझे ये कहता है कि एमएलए साहब पुलिस की बदनामी होगी, इसको आप जैसे तैसे समझौते की स्थिति में। मैंने कहा एक सामान्य आदमी होता तो मैं समझौते की बात करता, लेकिन पुलिसकर्मी की घटना है, पुलिसकर्मी इस तरह से ज्यादती करता है, ये समझौता लायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पर मुकदमा दर्ज हो ताकि दूसरे व्यक्ति को सबक मिले। सभापति महोदय जी 3 महीने हो गए, 90 दिन में चालान पेश होता है कोर्ट में, लेकिन आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। वो किसका रिश्तेदार है? सभापति महोदय जी, इसी प्रकार की घटना हमारे कोटड़ा में जूड़ा चौकी की है। एक अनुसूचित जाति की बच्ची एक जाति विशेष का लड़का उठा के ले जाता है और शाम को उसकी माता को पता लगता है कि मेरी बच्ची को उठा के ले गए हैं। माता जी अवसाद में आकर के, और उसने पॉइजन पी लिया और रात को ही उसकी डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती है। और जब सुबह मेरी बात होती है तो पुलिस ये कहती है कि लड़की तो उस लड़के के पक्ष में है। मैंने कहा एक बार लड़की लेके तो आओ, फिर पता लगेगा। बाद में समाज के लोगों से थोड़ा दबाव बना और लड़की उन परिवार वालों को सुपुर्द की। लड़की ने कहा मुझे जबरदस्ती ले जा करके मेरे साथ बलात्कार हुआ, इस प्रकार का बयान हुआ। और जब उसकी माता की मृत्यु हो गई तो वहां का डीवाईएसपी रात्रि 8 बजे उन परिवार वालों को दबाव डालकर कहता है कभी पोस्टमार्टम करिए। बीसीएचओ मुझे फोन करता है कि सर मुझे रात्रि को पोस्टमार्टम में ले कह रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा जो कानून है, तुम्हारे दिशा निर्देश हैं, क्या रात को पोस्टमार्टम कर सकते हो क्या? मैंने कहा नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, दिन उगेगा तब होगा। इस प्रकार का वातावरण होता है तो हमको थोड़ा अविश्वास पैदा होता। सब एक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत उसी जूड़ा चौकी का मामला है, मामला दर्ज होता है और वहां का जांच अधिकारी 1 महीने तक लेकर के बैठा रहता है। फिर मेरे पास में लोग आते हैं, भाई साहब 1 महीने से मामला रफा दफा करने की मूड में है, अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। जब मैं फोन करता हूं एज ए एमएलए के नाते तो वो अधिकारी मुझे ये कहता है कि आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं। मैं इसको कहा आप तो 1 महीने से देख रहे हो, मैं चाहता हूं कम से कम ये जो परिवादी है संतुष्ट हो, तब जाकर के मुकदमा दर्ज। तब हमें इनसे अविश्वास पैदा होता। सभापति महोदय जी, आज हमारे यहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र आदिवासी है, हमारा पुलिसकर्मी बिना आमाद का गांवों में जाता है, बिना वर्दी में जाता है, और वहां पर मैं शराब पीने वाले की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं,
लेकिन आदिवासियों का प्रचलन है वो थके मांदे पीने की आदत है, कुछ लोग निकालते हैं। लेकिन पुलिसकर्मी जाता है और जाकर कहता है कि तुम दारू निकालते हैं, उनसे सोत वसूली करता है और नहीं देते हैं तो उनको ला करके दारू मिला नहीं मिला, लेकिन कहीं से भी दारू ला करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है। इस प्रकार की घटना होती है। आज ही मेरे पास फोन आया कल कि एक व्यक्ति पास 2 बार पुलिसकर्मी गया, वहां कुछ मिला नहीं और दूसरी रात को उठा करके लेके आया। मैंने सीआई से बात की, सीआई साहब क्या मामला है कि मुझे पता नहीं, मैं तब पता करता हूं। जब पता लगता है तो कहता है साहब 1 बोतल का मुकदमा दर्ज किया है। भैरू सिंह शेखावत के समय में एक छूट दी थी कि आदिवासी की आदत में है दारू पीना, तो 5 बोतल तक की हम छूट देते हैं, मुकदमा पुलिस नहीं करेगी। 1 बोतल का, जब उन परिवार वालों ने मुझे फोन किया तो भाई साहब 1 बोतल नहीं, कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन से चक्कर काट रहे थे और बिना दारू के ले गए हैं। अब पुलिस से वो कहीं से भी ला करके उनको अगर दर्शाना है तो कहीं से ला के दर्शा के इस प्रकार का कर्म करते हैं, जिससे हमें अविश्वास पैदा होता है। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना न हो, इस प्रकार का व्यवहार न हो। ये होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा सभापति महोदय जी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे हैं। 2 मिनट में समाप्त करें। सभापति महोदय जी, एक बागपुरा पुलिस चौकी है, वहां बहुत ज्यादा अपराध होते हैं। अभी एक सामूहिक दुष्कर्म हुआ और चौकी के 200 मीटर की दूरी पर हुआ और वहां की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सेम डे उन अपराधियों को गिरफ्तार किया। और वहां इस प्रकार की घटना होती रहती है। वहां के लोगों का ये मांग है कि उस पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करके थाने को रूप में क्रमोन्नत करोगे तो वहां के अपराध रुक सकते हैं सभापति महोदय जी। इसी प्रकार से एक हमारा पानरवा चौकी के 2-3 पंचायतें हैं जो कोटड़ा से बिल्कुल लगती हुई है। अगर उधर से घूम के आएंगे तो भी गुजरात होके आना है और इधर कोटड़ा होके जाएंगे तब भी गुजरात होके जाना पड़ता है, काफी चक्कर लगना होता है। और केवल कोटड़ा से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर वो कोटड़ा में जुड़ती हैं वो पंचायतें तो कोटड़ा में बहुत सुविधा रहेगी, इतना घूम फिर करके नहीं आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय जी, सभापति महोदय जी, एक अभी ये बागपुरा चौकी का ही एक घटना है। मामा भाणेज में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और भाणेज ने उस पर तमचा निकाल दिया और उस वहां चौकी के इंचार्ज ने सक्षम अधिकारी को ये नहीं बताया 2 दिन तक कि भाई इस प्रकार की घटना हुई है। वो लेके बैठा रहा। मेरे पास फोन आया, मैंने सीआई को फोन किया, सीआई साहब इस प्रकार की कोई घटना मेरे पास जानकारी, आप पता मुझे बताएं क्या घटना है। जब सीआई कहते हैं मुझे जानकारी, मैं जानकारी करके बताता हूं अगर किसी प्रकार की घटना होती तो क्या होता। फिर पता लगा तो वो पुलिस वाला कहता है कि साहब वो तो एयर गन थी। अब पुलिस को एयर गन दिखती है। इस प्रकार की वारदातें न हो, इस पर लगाम लगे, ये कह करके आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभारी। जय भारत, धन्यवाद। श्री पुखराज गर्ग। माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 16-17 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महत्वपूर्ण मांग पर बहस हो रही है। मैं समझता हूँ पुलिस का जो कर्तव्य है, पुलिस की जो ड्यूटी है, वो आमजन में विश्वास पैदा करे और सभी लोगों के अंदर एक सामाजिक समरसता का भाव पैदा हो, इस टाइप से ड्यूटी करें। लेकिन ये देखा गया है पुलिस के अंदर अभी सीएम साहब ने थानों के अंदर स्वागत कक्ष भी बनवाए। मैंने भी मेरे विधानसभा के अंदर थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनवाए। लेकिन अभी जरूरत है पुलिस की कार्यप्रणाली तथा जनता के व्यवहार में सुधार हेतु प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अभी भी लोगों के अंदर ये है, चाहे वो स्वागत कक्ष बन गए हो, लेकिन वहाँ जाने में उनको 10 बार सोचना पड़ता है। साथ ही
जो पुलिसकर्मी हैं जिनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है उस पर भी अंकुश लगाएं और विशेष करके मेरे गोपालगढ़ विधानसभा के अंदर 8 थाने लगते हैं। उन 8 ही थानों के अंदर सभी तरह के अपराध कारित होते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने माफिया है, चाहे वो दारू माफिया हो, चाहे डोडा अफीम माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, सभी तरह के जो अपराध कारित माफिया है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कार्यरत है। लेकिन इन्हें किसी भी थानों के अंदर न ढंग का व्हीकल है, न बराबर नफरी है, न पुलिस कर्मचारी है, और जो कर्मचारी है तो उनको इस टाइप का प्रशिक्षण देने की जरूरत है कि जनता के साथ में उनका व्यवहार कैसा हो, उनका संवाद कैसा हो। मैं आपको 1-2 मुकदमे का उदाहरण बताना चाहूँगा। एक जोधपुर के अंदर कुड़ी बख्तासनी थाना, जिसके अंदर नवंबर 2020 के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें 2 जवान लड़कों के मर्डर कर दिया जाता है, मृत्यु कारित कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है और उनको मारकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह शहर के अंदर जोधपुर की सड़कों पर उसकी लाश फेंक के चले जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, उस ऐसे बड़े अपराध के अंदर भी तत्कालीन कुड़ी बख्तासनी थाना के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो अनुसंधान अधिकारी हैं, उसने जानबूझ करके उस अनुसंधान के अंदर इस टाइप की कमियां रखी जिससे ऐसे अपराध के अंदर उस अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जहां इनाम रखा था और वो अपराधी 2-2, 4-4 महीने के बाद में पकड़े गए थे, लेकिन पकड़े जाने के 2 महीने बाद में उनकी जमानत हो गई। तो मेरा आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से मांग करना चाहूँगा कि ऐसे अनुसंधान अधिकारी जो जानबूझ करके इस टाइप के कार्रवाई करते हैं, जानबूझ कर ऐसी अनुसंधान के अंदर कमियां छोड़ते हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि पुलिस के अंदर FIR दर्ज होने के बाद भी सही कार्रवाई होती है। माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगा बाड़मेर के RTI कार्यकर्ता जिसने सरकार की मंशा अनुसार, सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार के अंदर 0 टॉलरेंस की बात होनी चाहिए, उस मंशा के अनुरूप वो कार्यकर्ता काम कर रहा था। उसके साथ में गंभीर मारपीट हुई और मारपीट होने के 3 महीने बाद भी जो मुख्य साजिश करता है वो खुला घूम रहा है। तो इस टाइप के जो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, उस पर मॉनिटरिंग की जरूरत है और ऐसे पुलिसकर्मी जो जानबूझ के इस टाइप की घटना कारित कर रहे हैं उसके विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी मैं घटना बताना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, लाहौर थाने की एक लड़की एक लड़के के साथ में भग जाती है, शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में दोनों को पुलिस अरेस्ट करके ले आती है। बच्ची का 167 में बयान हो जाता है और बयानों को लगता है कि ये दोनों दंपति कहीं गंगानगर के अंदर एक दलित परिवार के बच्चे के वहाँ खाना खाया है। पुलिसकर्मी जाते हैं, दलित परिवार को उस बच्चे को गंगानगर से उठा के लाते हैं, रास्ते में मारपीट करते हैं और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे जो अपराध करने वाले कर्मचारी हैं, मैं आपके माध्यम से पुलिस के जो हमारे DG साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे अपराध का जिनकी प्रवृत्ति ही अपराधकारी हो गई है उनके विरुद्ध में कार्रवाई करें सख्त, ताकि लोगों के बीच में एक अच्छा पुलिस के प्रति एक अच्छी सोच बने और लोगों में एक थाने के प्रति एक विश्वास बढ़े। मैं पुनः आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ के जितने भी थाने हैं, 8 थाने हैं, इन थानों के अंदर जो नफरी बढ़ाई जाए। थाना है भोपालगढ़ थाना, अशोक थाना, बावड़ी, कड़वड़ थाना, बनाड़ थाना, डांगियावास थाना, पिपार थाना और बुरुंदा थाना। इन 8 थानों के अंदर न ढंग का व्हीकल है और न नफरी पूरी है, न पुलिसकर्मी है, इसलिए उनकी नफरी बढ़ाई जाए और साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए भी उनका
मैच बताओ चाहे यात्रा बताओ, ऐसी व्यवस्था बढ़ाकर उनको सुदृढ़ किया जाए ताकि अभी जो माहौल है उस माहौल के अंदर पुलिस अच्छी तरह से कार्रवाई कर सके और अपराधों का पर्दाफाश कर सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री गिरिराज सिंह। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16-17 पर बोलने को मौका दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे विपक्ष वाले आरोप लगा रहे थे कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है, इतने लोग पकड़े गए हैं। आपकी सरकार थी जब लोग थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते, कोर्ट में जाना पड़ता है, जब लोग मुकदमा दर्ज भी नहीं करते थाने में, ये हालत थी। और इस पुलिस का बेड़ा गर्क तो आपकी सरकार, माननीय आपके गृह मंत्री जी बेड़ा के नहीं चले गए पूरी पुलिस को, और वो कहते थे कि मैं क्या करूं, मेरी कोई थाने का सिपाही भी नहीं बात मानता है। ये बड़े अखबारों में निकली है, जो मैं जो कह रहा हूँ वो जायका नहीं, मैं वो अखबार का कोई रिपोर्टर नहीं था, आपके गृह मंत्री जी की स्टेटमेंट है, जो वो ही कहते थे कि मेरी कोई मानता ही नहीं है। जो आपके राज की हालत थी आपके गृह मंत्री जी की। अब आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे वाले नहीं चिल्ला रहे हैं। अब आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि आपकी सरकार में आने के बाद वो भी बताऊंगा। आपकी सरकार के आने के बाद में हम जब हमारी सरकार थी पहले, जब कितने मुकदमे थे, बाद में आपकी सरकार आई, आपकी सरकार आएगा ना मुकदमा दर्ज नहीं करती थी। उनको संबोधित नहीं करें। हाँ, आपकी हमारी नहीं, करंट जब ही बनता है इधर देखने से, काइंडली करंट जब ही बनता है। आप अपनी बात करिए। और सभापति महोदय, जब हमारी सरकार आई तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त बनाए हम, और हमारी सरकार आने के बाद में बड़े बड़े IAS IPS अधिकारियों को, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है और उस पर डिसीजन भी लिए कई लोगों के ऊपर, और जांच भी चल रही है। प्लीज बैठिए। आप तो चिल्लाते रहो, आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप भी सुनिए। तो सभापति महोदय, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने डिपार्टमेंट खुद ने अपने पास रखा। आप देखो कि कितने मुकदमे दर्ज कराए हम लोगों ने। और आपके पीरियड में अगर मुकदमे दर्ज होते तो आज ये हालत नहीं होती थी। जो देने वो आपकी है। सभापति महोदय, एक इनकी सरकार इतना गलत काम करके नहीं गई है कि जो एक बेचारा कांस्टेबल था वो 7 साल की भर्ती में जिले के लिए था पहले, इनकी सरकार आती कि हम 15 साल कर गई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो 7 साल का जो जिले से बाहर का नियम है, इसको कम करके ना इसको 5 वर्ष किया जाए। जो एक सिपाही की भर्ती होती है और जाएगा नहीं वो 25 साल 20 साल की उम्र में जाएगा नहीं नौकरी करे, और 15 साल जाएगा नहीं वो दूसरे जिले में जाएगा नहीं नौकरी करेगा, तो उसकी जवानी तो भाई न करेगी, वो अपने घर परिवार को कब देखेगा। एक सभापति महोदय, सब कुछ काम पुलिस के ऊपर ही छोड़ देते, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, और कुछ पुलिस के पास संसाधनों की भी कमी है सभापति महोदय। तो जैसे अब जो गुंडे लोग हैं उनके पास तो बढ़िया तो फॉर्च्यूनर है, कैसे उनको पैसे देके नहीं तो लानी नहीं पड़ती है, मज्जा जिसको छुड़ा लेते हैं, और बढ़िया स्कॉर्पियो गाड़ी हैं, तो उनसे किराम करते हैं सभापति महोदय। तो अपन बढ़िया इसी तरीके की कोई बढ़िया गाड़ी अपन दे रहे हैं पुलिस को, जब जाएगा नहीं वो गुंडों का मुकाबला कर पाएंगे, और इससे पहले मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे थानों वाले के पास वो जीप है, वो जीप क्या मुकाबला करेगी, वो 160 की स्पीड में चले, और जीप की स्पीड रह जाए 70-80 पे आएगा नहीं रह जाती है, तो कैसे हम गुंडों को पकड़ पाएंगे। सभापति महोदय, कुछ जगह पे जो जरूरत है, जो लोग डांग के गांव है या वैसे भी गांव में, तो सभी प्रदेश के लिए मांग करता हूं कि ये गुंडों के पास तो हथियार रहते हैं और उनके पास हथियार रहते हैं नंबर 2 के। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर आप लाइसेंसों की छूट करें, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, जब तो लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। उनके पास भी कुछ अलग से कोई चीज नहीं, उनके कोई 4 हाथ नहीं है, कोई 4 पैर नहीं है कोई गुंडों के लिए, कहीं से लोग डरते हुए,
उनसे लोग सिर्फ उसी वजह से डरते कि उनके पास हथियार हैं। जब एक अगर आम आदमी के पास अगर हथियार रहेगा तो लोग उस पर अटैक करने से पहले या उसकी लूटपाट करने से पहले या उसके घर पे हमला करने से पहले लोग डरते हैं कि इसके पास भी हथियार है, जो भी हथियार चला सकता है। जब लोगों के पास हथियार रहेंगे तो मैं जानता हूँ कि गुंडागिरी स्वतः ही कम हो जाएगी। तो अपन को लाइसेंस देने चाहिए हर जगह पे। विदेशों के अंदर भी सभापति महोदय हर जगह लाइसेंस है। ऐसे समझ रहे हो कि पान खरीद के नहीं ला रहे अपने, ऐसे जाकर नहीं ये राशन कार्ड की फोटो कॉपी देकर नहीं आ जाओ और जाकर नहीं अपन लाइसेंस ले लेते हैं। तो ऐसे अपन को प्रदेश के अंदर लाइसेंसों की खुली छूट दे देनी चाहिए। और जो भी क्राइम होते हैं वो लाइसेंसी हथियार से नहीं होते हैं। जो भी लोग हैं वो गुंडागिरी कर रहे हैं वो नंबर 2 के हथियारों से कर रहे हैं। उनके पास कोई AK-47 है डकैतों के पास, या वैसे लोगों के पास वो इसका कोई लाइसेंस है का? ये तो मिलिट्री के पास हथियार थी पहले, बाद में पुलिस में आए हैं, तो वो उनके पास कहाँ से आए? तो वो नंबर 2 के जो काम करने वाले नंबर 2 के लोग हैं वो तो नंबर 2 का ही काम करते हैं और नंबर 2 की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं है कि वो कोई मेरे नाम से गाड़ी एक आज लाएगा नहीं कि मैंने मेरी गाड़ी को ले जाकर नहीं कि गुंडा लेकर नहीं क्यों क्राइम कर रहा है। वो सभी नंबर 2 की गाड़ी किसी की चोर लेंगे, किसी की छुड़ा के नहीं ले जाएंगे, उन लोगों से वो क्राइम करते हैं। तो सभापति महोदय जब अपने पास अगर जनता के पास अगर अपन हथियार उपलब्ध करा देंगे तो गुंडागिरी स्वतः ही कम हो जाएगी। अब इस हमारे नेता उप नेता हमारे कह रहे थे कि जगन के बारे में, सभापति महोदय मैं जगन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने काम ठीक किया, हमारे धौलपुर की पुलिस ने काम अच्छा किया कि उसके डर की वजह से उसको सरेंडर करना पड़ा। पर सभापति महोदय में मेरा इस मामले में मुख्यमंत्री जी ने अच्छा सहयोग किया, उनके लिए धन्यवाद। पर सभापति महोदय कुछ अधिकारियों ने या किसने किया मिली भगत करके नहीं, उस गुंडा का जब एंड आ रहा था उससे पहले इनकी क्या मजबूरी को उसको सरेंडर किया? किसके कहने से सरेंडर किया? वो ऐसे जोधा कौन से सिपाही है, वो 3 बहादुर सिपाही हो पुलिस वाले, ना तो उसके पास कोई हथियार मिला। जब उसको 3 प्रांतों की पुलिस देख रही थी, उसके पास 122 मुकदमे, सभापति महोदय जी मेरे पास सूची रखी है, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के 122 मुकदमा, 302 के मुकदमा इतने हैं कि मैं आपको कहने में मुझे को शर्म आती है। उस व्यक्ति ने गांव के अंदर औरतों को संग क्या क्या कर्म करे हैं, औरतों को नंगा घुमाया, टीवी ने, मीडिया ने, सबको पूरे प्रदेश ने देखा है। और उस व्यक्ति को ऐसे पुलिस की क्या मजबूरी होगी तो उसको सरेंडर करना पड़ा। मैं तो जाएगा नहीं, कोई आंदोलन तो नहीं कर रहा था। आपको ये खतरा होगा नहीं कि मैं जाएगा नहीं कोई आंदोलन करूं, कोई मैं आंदोलन तो आपके खिलाफ कर नहीं रहा था। फिर ऐसी आपकी क्या मजबूरी हो गई कि जाएगा नहीं, आप लोगों ने उसको सरेंडर कर लिया। और सभापति महोदय जो 3 सिपाही हैं जिन्होंने उसको सरेंडर कराया है, वो ही लोग हैं वो इसकी मदद करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाले इनसे मिले हुए हैं, वो ही उनको हथियार देते हैं, वो ही उनको ले जाएगा नहीं राउंड देते हैं। अब तक जिन्होंने कितनी बार उसको सरेंडर कर लिया? अब तक तो 2 मिनट में प्लीज समाप्त करें। 2 मिनट में तो नहीं हो पाई सभापति महोदय, अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊंगा। ऐसी कोई बात बोलिए नहीं है। प्लीज। ऐसी कोई बात होती है जब कोई मामला इतना गंभीर है? सभापति महोदय, जब उन लोगों पे पुलिस का शिकंजा कसा, धौलपुर पुलिस ने जब टाइट किया उस व्यक्ति के लिए, जब उसका सैंटने के दिन आ गए थे, जब सभापति महोदय जब जाकर नहीं हमारे अधिकारियों ने जाकर नहीं उसको सरेंडर कर दिया, किसके कहने से कराया, ये क्यों कराया, क्या आपकी मजबूरी थी? वो 3 पुलिस वाले वो सिपाही कौन थे, वो उनसे मिले हुए हैं और वो ही जाकर ना इनको बार बार अपने घरों में रखते हैं और पुलिस के घर में रहते हैं, पुलिस की गाड़ी लेकर ना घूमते हैं। सभापति महोदय, आगे गाड़ी पर लिखी रहेगी पुलिस और उस गाड़ी में पुलिस लिखी, उसी गाड़ी में गुंडों को लेकर नहीं वो MP से राजस्थान ले जाएंगे, राजस्थान से उत्तर प्रदेश ले जाएंगे, धौलपुर से करौली ले जाएंगे। वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने उसको सरेंडर करा, वही अपनी गाड़ियों में लेकर नहीं घुमाया और उन्होंने अपने घर पर रखा है। और सभापति महोदय, उसके पास AK-47 हथियार है। ये कोई मैं वैसे तो कह नहीं रहा हूँ, आप बड़े बड़े अखबारों में आप देख लो, फोटो छपते हैं, ये पत्रकार बंधु बैठे हैं जिन्होंने तमाम यही फोटो छापते हैं, टीवी पे दिखाते हैं। उसने गुजर आंदोलन में सरेआम फायरिंग की है और उसके छोटे भाई है पप्पू, वो भी अभी जेल के अंदर है, उसके पास SLR बंदूक है। सभापति महोदय, जब ये लोगों को अगर आप सरेंडर करते हैं तो इनके आज तक हथियार तो आप लोगों ने जमा नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? क्या कारण है इसका? क्यों नहीं अगर आपने हथियार जमा कराए? ऐसी क्या आपकी मजबूरी है? क्यों आप बार बार समझौता करते हैं? क्यों आप इस गुंडों को जाके नहीं इतनी मदद करती है पुलिस हमारी? सभापति महोदय,
इसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, इनकी दोबारा से जो मुकदमा बरी हो गया उनको दोबारा से चालू कराया जाए, कोर्ट से जमानत लेकर नहीं आए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ अपना वकील खड़े करें और इसके खिलाफ जो मुकदमे वो मुकदमों को चालू कराया जाए। एक सभापति महोदय, जो गुंडे तत्व हैं और जिनसे जो हमारे पुलिस के जवान मिले हुए हैं, क्या कारण है ये बार बार जाकर ना इसको सिलेंडर कराते वही लोग? किन किन सिपाहियों के माध्यम से अब तक ये सिलेंडर हुआ है? कौन कौन इसके संग थे? इसके संग तो एक आदमी था नहीं, 12 लोग थे, 12 लोग हथियार लेकर नहीं घूम रहे थे। इसने मुरैना के अंदर एक जाके नहीं, एक ट्रक के जाके नहीं इसने टायर फोड़े, जो हमारे समर्थक थे उन लोगों के, सिर्फ इसी वजह से फोड़ा का उस पर परमार का वोट लगा था। तो सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जाकर इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जहां पर इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, फिर हमारी पुलिस की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इसको सरेंडर करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? क्या जरूरत थी आपकी भाई? हमारा जो होता वो हो जाता, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत कहाँ थी? मैं तो खुद में सक्षम हूँ, मेरे को कोई पुलिस की मदद की जरूरत नहीं है। मेरे से गाड़ी लगाने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया। मेरे को सिक्योरिटी देने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया। मेरे को कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, ना मेरे को गुंडों से कोई डर। ऐसे गुंडे तमाम चवन्ने आगे पीछे पड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे, कोई हम डरने वाले नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सभापति महोदय, ये जांच कराई जानी चाहिए और उसे अच्छे तरीके से करानी चाहिए, नहीं कि जो लिपा पोती करेगा नहीं, फिर कहते कि वो एक पुलिस की जांच होती है, खाना पूर्ति करेगा नहीं और फिर लाएगा नहीं, फिर इसको लाएगा नहीं, फिर मिलाएगा नहीं नमक मिर्च और फिर कहते हैं कि ये निर्दोष हो गए। एक सभापति महोदय, जो अभी आपकी ये पुलिस की बात है, अभी जो आपकी जो 15 साल आप लोगों ने वहां पर एक सिपाही के कार्य जिले से बाहर कर रखा है, उनको 5 साल करी जाए। एक सभापति महोदय, जब इनके प्रमोशन होते हैं सिपाहियों के, तो उसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी होती है। इनका प्रमोशन ही उसी तरीके से होना चाहिए जैसे एक IAS, IPS, एक DSP, SDM के लेवल से होते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से उनका प्रमोशन ऐसे ही किया जाए। जिसका SP और IG जिसका चाहते मन चाहते हो अपने अपने लोगों को वो जाएगा नहीं प्रमोशन दे देते हैं, उनके हाथ में रहते हैं रिजल्ट, क्या किसको पास करना है, किसको फेल करना है। इसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी। सभापति महोदय, इसको प्रमोशन सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाए। एक सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में कुछ पुलिस चौकी खोली जाए। एक तुलसीमा रोड है कृषि उपज मंडी के पास, एक बाड़ी सदर थाने के बिजौली गांव पे एक पुलिस चौकी खोली जाए। सभापति महोदय, एक सभापति महोदय जी, एक कृषि उपज मंडी के पास एक ममोदर मोड़ के पास खोली जाए। सभापति महोदय, एक सभापति महोदय, साइबर क्राइम एक थाना खोला जाए। जो लोग आजकल क्राइम कर रहे हैं वो मोबाइलों के माध्यम से कर रहे हैं, तो इसके कार्य हम लोगों के क्या है बहुत बड़ी समस्या आती है। तो इसके कार्य हम लोगों को यही व्यवस्था करनी चाहिए। एक जो होमगार्ड के जवान सरकार ने इतने लोगों का उद्धार कर दिया, तो एक जो होमगार्ड के जवानों का भी उद्धार कर दे, इनको भी परमानेंट कर दे, इनका भी बेचारे गरीबों का भला हो जाएगा। एक जो हमारे पुलिस के जवान है, इनका भी वेतन भत्ते कुछ बढ़े जाए। सभापति महोदय, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनके भी वेतन भत्ते बढ़ाए जाएं। और ये 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं सभापति महोदय, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है वो 24 घंटे ड्यूटी करता है। ऐसा पुलिस का ही डिपार्टमेंट है, वो हरदम ड्यूटी करता है और फिर ऊपर से नीचे तक सब अधिकारियों की गाली भी खानी पड़ती है। धन्यवाद, धन्यवाद। सभापति महोदय, इनके वेतन बढ़ाए जाए। धन्यवाद सभापति महोदय का अशोक डोगरा चाहता प्लीज। पर मेरे पास पुख्ता जानकारी है, बाड़ी से आने वाले मान्य सदस्य को जिंदगी को खतरा है। ये एक संकोच से बोल नहीं सकते। सरकार को चाहिए कि इनकी बात को संज्ञान में ले। ये बात अखबार की सुर्खियों में आए, एक मान्य सदस्य जिनको एक डकैत सरेआम थ्रेट कर दे, और आज जिस तरह की बातें उन्होंने की, इसलिए ऑफिसर दर्जा में भी लोग बैठे हैं। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। थैंक यू। श्री अशोक डोगरा। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थाने में जाएं तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा दिखता है कि अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, लेकिन जब एक बलात्कार की पीड़ित महिला थाने में न्याय मांगने जाए और रात को वहीं का थानेदार उसके साथ बलात्कार करे, तो फिर आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? आम आदमी में विश्वास भी कैसे जगेगा? यही इस राज्य में हो रहा है। आए चाहे अलवर का कांड हो, चाहे थानागाजी का कांड हो, महिला उत्पीड़न में राजस्थान भारत में सबसे टॉप पे है। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई हल नहीं निकलता। साइबर क्राइम में लोग लुट गए, उनका पैसा आज तक
चाहे रेत माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, पुलिस की मदद से ये पनप रहे हैं। सभापति महोदय, चाहे सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हो, चाहे पटवारी का पेपर हो, सब पुलिस की मिलीभगत से आउट हो गए। सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे बूंदी विधानसभा क्षेत्र में तालड़ा उपखंड मुख्यालय है। यहाँ पर एसडीएम कार्यालय है, पंचायत समिति है, तहसील है, परंतु उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय नहीं है। यहाँ पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय केशराय पाटन में लगता है। वो यहाँ पर कई गांव अति संवेदनशील हैं, जैसे जमीतपुरा, जहाँ कई बार सांप्रदायिक तनाव व झड़पें हुई हैं। पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पाटन में है और बीच में 2 रेलवे फाटक आते हैं, जो बंद होने से इमरजेंसी में यहाँ आने में 1 घंटा भी लग जाता है। तो यहाँ पर एक पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाए, जिसके अधीन थाना तालड़ा, नमाना व डाबी को शामिल किया जाए। इससे क्षेत्र में त्वरित पुलिस कार्रवाइयाँ हो सकेंगी और आमजन को सुलभ पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। दूसरा सभापति महोदय, मेरे यहाँ 2017 में कृषि उपज मंडी शहर से बड़ी जगह पे 5 किलोमीटर दूर कुआरती गांव में शिफ्ट हो गई थी। वहाँ बड़ी मंडी है, करीब 1.5 लाख बोरी रोज की सीजन में आती है। करीब 190 आड़ती हैं और 130 व्यापारी हैं और करीब 25 करोड़ रुपए रोज का किसानों का माल वहाँ बिकता है। अभी सरसों का सीजन शुरू हुआ है, 15-16 करोड़ रुपए की रोज सरसों ही आ रही है। बाकी गेहूं है, पेड़ी है, दूसरे सीड मिला के, जीन्स मिला के 24-25 करोड़ रुपए रोज की। लेकिन वहाँ कोई सुरक्षा की जगह नहीं है। वहाँ बैंक तो खुल गया लेकिन सुरक्षा कुछ भी नहीं है। रोज पैसे लूटने की घटनाएं होती, चाहे तो आड़तियों से लूटे, चाहे व्यापारियों से लूटे, चाहे किसानों से लूटे। तो एक यदि वहाँ पुलिस चौकी खुल जाती है कम से कम 6 का स्टाफ दे करके, तो वहाँ ये जो सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। इस तरह की जो घटनाएं हो रही वो भी नहीं होंगी और 5 किलोमीटर दूर है शहर से, सुनसान एरिया है, उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, एक पुलिस चौकी नवाना थाने के गढ़दा गांव में, गढ़दा वहां से 18 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर का गांव है, माइनिंग सैंडस्टोन की माइनिंग भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि बरसात के दिनों में और वैसे भी वहाँ बाहर के जिलों से भेड़ें आती हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जिससे लोगों में टेंशन रहती है। वहाँ बरसात में अस्थायी चौकी भी लगाई जाती है। यदि परमानेंट एक चौकी वहाँ लग जाए तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को। एक डोरा दाबी थाने में एक डोरा गांव है, यदि वहाँ भी एक पुलिस चौकी लग जाए तो डोरा, खड़ीपुर वगैरह पूरे एरिया में राहत मिलेगी। अभी इस बजट सत्र जी ने एक रायथल गांव में पुलिस थाना खोलने की घोषणा की है। अब रायथल से पता नहीं क्या मुख्यमंत्री जी को लगा हुआ है। पिछली बार यहाँ उप तहसील खोली थी, वो भी गलत निर्णय था। जितनी पंचायतें उस तहसील में लगी सब परेशान है। अब वहाँ थाना, यदि उस एरिया में थाना खोलना है तो खटकड़ में खोला जाए। रायथल की आबादी तो 1500 है और खटकड़ की 5,500 है और खटकड़ एक सेंटर का एरिया है। कम से कम 50 गाँव में सेंटर प्लेस है। यदि वहाँ थाना खुलेगा तो ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, रायथल से कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरा मेरा ये निवेदन था कि एक नवाना थाना है, 2 और 10 में ही उसके लिए जमीन भी अलाट हो गई, लेकिन आज तक वो थाना एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है और लेके स्टाफ सब अलग अलग पूरे गांव में अलग अलग जगह किराए का मकान लेके रह रहे हैं। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जगह की कमी आ रही है तो प्राइमरी स्कूल खाली कराना चाहते हैं, लेकिन वहाँ थाना बना हुआ है। और जब थानेदार से लेके सिपाही तक इधर उधर रह रहे हैं और एक थाने की बिल्डिंग बन जाए तो सब लोग एक जगह हो जाएंगे। अभी अचानक कोई नाकेबंदी लगानी होती है या कोई रेड के पे जाना होता है तो सबको इकट्ठा करने में ही कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो मेरी सरकार से मांग है कि एक थाने का बजट देके नमाना थाने में बिल्डिंग बनाई जाए। दूसरा, एक रामनगर पुलिस चौकी है, वहाँ भी बरसों से 40-50 साल से तो मैं देख रहा हूँ वहाँ एक स्कूल की बिल्डिंग में चौकी चल रही है। यहाँ भी एक बजट देकर के एक चौकी लगाई जाए। सीसीटीवी कैमरों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में की है, लेकिन हमने विधायक कोष से भी बहुत सीसीटीवी के दिए शहर में भी और गांव में, लेकिन अभी भी अपर्याप्त है। इनकी संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, मैं तो कह रहा हूँ हर पंचायत मुख्यालय पर और बड़े गाँव में जहाँ भी भीड़ भाड़ का एरिया वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए ताकि अपराधों में कमी आ जाए, मुलजिम जल्दी पकड़े जा सकें, अपराधियों में डर भी बैठता है इससे। दूसरा, पुलिस को कोई फैसिलिटी भी नहीं है। आज कांस्टेबल से लेकर सीआई तक मेस भत्ते के नाम पे मात्र 2,000 रुपये दिया जाता है, जो कम से कम 3,000 रुपये करें। 24 घंटे की इनसे ड्यूटी ली जाती है, उसके ड्यूटी आवर भी फिक्स हो। इन पे थोड़ा सा
कोई ये तो है नहीं कि भाई सारे पुलिस वाले तो बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अपने काम के प्रति बहुत सजग हैं और खूब काम भी करते हैं। मेरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था की पूरा जिला हेडक्वार्टर है, एक रेड लाइट लगी हुई है सिर्फ। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि कम से कम 4-5 जगह चिन्हित करके जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है, जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ रेड लाइटें लगाई जाएं ताकि एक्सीडेंट नहीं हो और ट्रैफिक जो है वो सुलभ तरीके से चले। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। थैंक यू। श्री जगदीश चंद्र। माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16-17 पे अपने विचार रखने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। राजस्थान सरकार की हमेशा ही मंशा रही है कि सर्वधर्म समभाव की भावना, वसुदैव कुटुंब की भावना रही है। कानून व्यवस्था स्टेट विषय है और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कंट्रोल करने का जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को इंश्योर किया है। बार बार जो शिकायत आ रही थी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, कि एसपी लेवल के अधिकारी को पाबंद किया गया कि हर व्यक्ति की एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि इस बात का अंदाजा लग सके कि भाई साल कितने क्राइम हो रहे हैं, कौन कौन लोग जो एफआईआर की शिकायत लेके आते हैं जो वंचित रह रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी जो फैसला किए, बहुत ही जोरदार फैसला किया। माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने आगामी 108 की तर्ज पे 100 और 112 का जो नंबर है वो पुलिस मोबाइल से जोड़ने का उन्होंने प्रबंधन किया है। निश्चित तौर पे इससे क्राइम भी कंट्रोल होगा, एक पुलिस की मोबिलिटी भी बढ़ेगी और पुलिस को एक असेसमेंट भी हो पाएगा भी कि किस जगह पे किस तरीके का अपराध हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभय कमांड कंट्रोल सेंटर का जो 10,000 से लेकर 30,000 करने की जो व्यवस्था की गई है वो भी बहुत जरूरी थी। 2018 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नरीमन का। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया था कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे हो और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है या दूसरी एजेंसीज है, सबकी हर चीज रिकॉर्ड हो। ये जजमेंट दिसंबर से पहले का जजमेंट है। हमारी सरकार दिसंबर के बाद में आती है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने इस बात की कंप्लाइंस नहीं करी और जिसकी वजह से राजस्थान के कम से कम 8,800 के आसपास पुलिस स्टेशन ऐसे हैं कि जहां सीसी कैमरे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। माननीय सभापति महोदय, तत्कालीन सरकार की जरूरत थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करे और उस पर अमल करे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से साइबर क्राइम्स के केसेस बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही चिंता की बात है कि इस पे कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाने की जो घोषणा करी है, इससे निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता को फायदा होगा, अपराध भी इस पे कम हो गए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ओपन जेल में जो बंदी गृह जो है, अक्सर उसकी जगह कमी थी, दिक्कत होती थी। 240 नए भवन निर्माण करके और एक नए जो बंदी गृह बनाने हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा खासा फैसला लिया और करीब 75 करोड़ रुपए के आसपास से खर्च करने की सरकार ने फैसला किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महिला अपराध की जिस तरह घटनाएं घट रही थी, उसके लिए भी एक एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी को पाबंद किया गया कि उनकी सुनाई करे, न्याय मिले सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जब से हमारी सरकार बनी है, निश्चित तौर पर राजस्थान में क्राइम की कमी आई है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय, मैं 2-3 बातें निवेदन करने के बाद में, जो माननीय चूरू से आने वाले सांसद, चूरू से आने वाले सदस्य और सदन के उपनेता भी हैं, उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया सदन में, कंपैरिजन करके बताया राजस्थान सरकार का और यूपी सरकार का क्राइम के मामले में। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के 2020 के अनुसार औसतन 80 मर्डर रोज हुए हैं, जिससे सबसे ज्यादा हत्या के मामले उत्तर प्रदेश में आए हैं। नंबर 2, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार टॉप 5 राज्यों में राजस्थान का नाम उसमें नहीं था। राजस्थान में नहीं। कुल अपराधों में वर्ष 2019 के मुकाबले 20 में क्राइम रेट 28% के हिसाब से इजाफा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति पर दर्ज प्रकरणों में क्राइम अगेंस्ट स्टेट 4,524 केस में पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने के 796 केस दर्ज हुए हैं, जो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुए हैं। सभापति महोदय, सितंबर 20 में हाथरस
और उन्नाव जैसे घटना, हाथरस और उन्नाव जैसी घटना, ये अखबार इस बात का साक्षी है, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान की सरकारों के खिलाफ शर्मनाक घटना हुई है। ये दो केस उत्तर प्रदेश के ही हैं। और माननीय सभापति महोदय, लीडर अपोजिशन ये कह रहे थे हमारे डिप्टी लीडर कि यूपी में क्राइम सबसे कंट्रोल हुआ है और क्राइम कंट्रोल करने के आधार पे उनकी सरकार आ रही है। तो रिजल्ट तो चुनाव का कुछ भी हो, ये तो कल फैसला होगा, लेकिन ये कागज, ये अखबार की कटिंग मेरी नहीं है, ये हिंदुस्तान के टॉप अखबारों की कटिंग्स हैं, ये रिकॉर्ड है सरकार के पास में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कम से कम हमारे चूरू से आने वाले सभा सदस्य को इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि राजस्थान में पिछले 3 वर्षों में जो क्राइम हुए हैं वो बाकी प्रदेशों की तुलना में कम हुए हैं। एक आंकड़ा मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, ये क्राइम इंडिया 2020 एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मर्डर केस 302 के, यूपी में 3779, ये यूपी के हैं, और एमपी में 2101, इसमें राजस्थान का नाम नहीं है, इस कागज में राजस्थान का नाम नहीं है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे पेश करना चाहूंगा, अटेम्प्ट टू मर्डर में यूपी में 4010, वेस्ट बंगाल में 12,725, बिहार में 11,784, इसमें भी राजस्थान का नाम नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस रिलेटिंग टू रोड एक्सीडेंट, यूपी में 19,205, इसमें भी राजस्थान का नाम नहीं है। ये आंकड़े दर्शाते हैं एनसीआरबी के कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति, ये सबको पता है। और बार बार स्टेट पुलिस में इस बात का आक्षेप लगाया जाता है कि हर बात के लिए सीबीआई के लिए इंक्वायरी के लिए रेफर करो, हर क्राइम के लिए। 4 केस हमने रेफर किए, उसका रिजल्ट आज तक क्या हुआ? पहला, रिट के मामले में आवाज उठाई गई, जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई एसओजी ने, और एसओजी की तारीफ खुद कर चुके हैं। वो एसओजी राजस्थान टीम का ही पार्ट है, राजस्थान पुलिस का ही पार्ट है, एसओजी राजस्थान पुलिस का ही पार्ट है। हमारी हिंदुस्तान की पुलिस एजेंसियों में जो एसओजी ने जो काम किया है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो राजस्थान में काम किए, बेमिसाल काम किया, दूसरे स्टेट के लोग भी इस बात को एग्जाम्पल साइड करते हैं कि एसओजी कितना बढ़िया काम कर रही है। रिट में धांधली का मामला आया, एसओजी ने कार्रवाई करी, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और उसका रिजल्ट भी सामने आया। और हाईकोर्ट भी कह चुका कि एसओजी की जो इंक्वायरी कर रही है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन के अंदर है। इससे ज्यादा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता राजस्थान में कानून व्यवस्था का। लेकिन सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधानसभा क्षेत्र 2 तरफ तो पंजाब लगता हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान लगता हुआ है, और अक्रॉस द बॉर्डर जिस तरीके तस्करी हो रही है और कच्ची शराब का जिस तरीके कारोबार हो रहा है, एक्साइज एक्ट के अंदर कच्ची शराब निकालना इज बेलेबल ऑफेंस। मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए, ताकि कम से कम कच्ची शराब जो निकलती है उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। आज शराब पकड़ी जाती है, शाम को वो बिल करा के आ जाता है, तो वो क्राइम रुक नहीं पाता। इसलिए सरकार इस पर कोई ना कोई ध्यान दे। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं। दूसरा निवेदन करना चाह रहा हूं कि तस्करी के मामले में और खास करके जो ड्रग्स का जो रैकेट पैदा हो गया पूरे हिंदुस्तान में और अक्रॉस दी बॉर्डर जो आ रहा है, इस पे राजस्थान पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा को स्पेशल टीम बढ़ा के, आपने स्पेशल जो टीम बढ़ा रखी, डीएसटी कौन सी एक कोई संस्था आपने बनाई हुई है, उससे काम चलने वाला नहीं है। और बेहतरीन तरीके से अच्छे अफसर के सिलेक्शन करके आप बढ़ाएं। और माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि आए दिन गंगानगर में पानी के लिए आंदोलन होता है, वो पानी पंजाब की तरफ से पंजाब की तरफ से चोरी हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा पानी चोरी रोकने के लिए एक पुलिस की चौकी या पुलिस का थाना गंग कनाल के ऊपर स्टैब्लिश करे, ताकि किसान का जो पानी चोरी हो रहा है वो पानी को हम रोक सकते हैं, ताकि किसान को पूरा पानी मिल सके। जो कानून की व्यवस्था है राजस्थान के अंदर, जो पुलिस में महिला की नफरी की कमी है, हर पुलिस थाने में महिलाओं की कमी है। मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि उसमें भी नई भर्ती करके उसमें नफरी को इजाफा किया जाए। इतनी बात कहता हूं, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती सूर्यकांता व्यास आई नहीं सर। श्री पूरा राम जी चौधरी। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16-17 जो चर्चा हो रही है, बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस के ऊपर कई आरोप लगते हैं, लेकिन सारे आरोप पुलिस के ऊपर लगते वो सही भी नहीं है, और जो कुछ आरोप जो पुलिस के ऊपर लगते हैं वो सही है, ये हकीकत बात है।
आज राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर वास्तव में बिगड़ चुका है, और विशेष करके जो रीट पेपर का मामला चला उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई बदनाम हुआ है तो हमारा जालोर जिला बदनाम हुआ है। कई लोगों ने एसओजी ने अंदर डाला, सही काम किया एसओजी ने, उसकी मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ पुलिस के लोग भी उसमें मिले हुए थे, उनकी मदद नहीं की। अब ये ताजा ताजा मामला है, आज से 10-12 दिन पहले जो मेरे सामने इलेक्शन लड़ते हैं कांग्रेस माने समरजीत सिंह जी, बोले उनकी एक पंचायत थी, उसकी शादी मेरे पड़ोसी गांव में हुई, एक लड़की की जोशना करके लड़की है। एसएसओ को फोन करके मैंने शिवरात्रि के दिन कहा कि उस लड़की का अपहरण हुआ है, तो कि मुकदमा दर्ज उसने गुमशुदा का हुआ। ये बात सही है, क्योंकि मेरे गांव के और उसके बीच में 13 किलोमीटर तो पूरा जंगल है, भिंदमाल और इसके बीच में। वो 5 साल की लड़की को लेके अपने पीर का कह के चली गई कि मैं पीर जा रही हूं, और वो एक दिन नहीं लौटी, दूसरे दिन तीसरे दिन पूछा कि वो पीर में तो है ही नहीं, तो गई कहां। मुकदमा दर्ज हुआ। एसओ को शिवरात्रि के दिन फोन लगाया गया लक्ष्मण सिंह थानदार जी को भिंदमाल के, उन्होंने कहा कि आज शिवरात्रि और मैं शिव जी का प्रसाद पी रहा हूं, तो हमने कोई बात नहीं, पीने दे शिव जी का प्रसाद। 2-3 दिन के बाद मैं फिर फोन किया तो एसओ साहब ने जवाब दिया कि मैं कोई बैठक में बैठा हूं अफीम की। एसपी साहब से फोन किया, एसपी साहब ने सही जवाब दिया, गलत नहीं होगा। बोला जब एक एसडीएम ने ताबड़तोड़ वो रिपोर्ट दे दी कि भाई इसको सरस वारंट दे दिया, आपको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको पकड़ के लाओ। आज उस लड़की को पेश किया, क्योंकि आज ये पुलिस की डिमांड थी, इसलिए 15 दिन के बाद में उस लड़की को पेश किया। फिर एसपी साहब का आज टेलीफोन आया, मैं बाहर खाना खा रहा था, तो लड़की को बोला उसको एसडीएम साहब के पास भेज दो। 15 दिन के अंदर लड़की को तो क्या जानवर को भी बेला फुसला के कहीं ना कहीं पक्ष में कर देते। और इस तरह की जो घटना हुई पुलिस थाना भिंदमाल में, एक घटना करड़ा पुलिस थाने की है, वो भी हमारे भिंदमाल के अंडर में आता है। एक अमीषा मेघवाल, दुर्भाग्य है कि वो हमारे भिंदमाल प्रधान की 1-2 मतलब सासे की लड़के ऐसा कुछ समझ में लग रही है। प्रधान का फोन आया कि वो मेरा मामला आज उठाना। हाँ, मेरे पास तो उस प्रधान का फोन आया, जिसकी बहन गई है, वो इधर ही है अभी। उसका फोन चालू है, उसका इंटरनेट चालू है, नामजद रिपोर्ट दर्ज है। नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस उसको पकड़ के लेके नहीं आ रही है, और ऊपर से वो धमकी दे रहा है जो लेके जाने वाला, उसका नाम है मुकेश कांतिलाल। खुलेआम धमकी दे रहा है कि जो करना है वो कर देना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार दूसरा भिंदमाल थानेदार को एक अभी फोन किया मैंने, उसके परिवार वालों को भेजो। एसपी साहब ने कहा उस लड़की को जाके भिंदमाल थाने में जो जोशना करके लड़के गई थी, दुर्भाग्य ये है कि वो लड़की भी मेरे ससुराल की है, और हम दोनों सुना कांग्रेस भी आमने सामने लड़ते, ये भी तकलीफ है। वो लड़की सभापति महोदय इनके ससुराल की है, सौभाग्य की दुर्भाग्य है ये? दुर्भाग्य ये दुर्भाग्य इसी बात का है। माने एक हेड कांस्टेबल उसको धमकाता है, पारसाराम करके हेड कांस्टेबल भिंदमाल का, बोला यहां से चले जाए तो तुमको भी अंदर डाल दूंगा। मेरे पास फोन आया अभी, बाबूलाल करके, उनका कोई रिश्तेदार है, क्योंकि जो लड़की गई उसका बाप शराबी था, वो शराब पी के मर गया, उसकी माँ थी वो एक्सीडेंट में मारी गई, वे आगे पीछे है वही हैं उसके, और उसका एक लड़का 8 साल का है, एक लड़का उसको साथ में लेके गई।
ये है इस राजस्थान की पुलिस के हाल। अब बताओ कि पुलिस क्या करेंगे? हेड कांस्टेबल के खिलाफ कुछ कार्रवाई करके आज भी एसएसओ को फोन लगा तो बोला मैं तो जोधपुर में हूँ। बोला आज तो फिल्म तो नहीं खा रहा मेरे बाप। तो बोले क्या कर रहा है वो जाने, उसको काम करे। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो सरकार चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, आया राम गया राम, कोई दूध का धोया नहीं। मैं भी ये नहीं मान रहा हूँ कि सारे पुलिस वाले शोर भी नहीं रहते और सारे पुलिस वाले ईमानदार भी नहीं है। ये जो निचले पुलिस वाले हैं ये ऊपर वालों को बदनाम करते हैं और उस एसएसओ को फोन करके कहेंगे तो आप मेरा क्या क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो ऊपर से आया हूँ। ये आपके लोग भी यही कहेंगे, हकीकत बात है। हमारी सरकार में भी यही होता था। मैं सही बात कहने वाला आदमी, अरे होता था थोड़ा बहुत क्योंकि मामला पुलिस का है, हकीकत मामला है। मिथ्या बोल ही नहीं सकते इस वक्त तो जो कुछ बोलेंगे सही बोलेंगे। रियल में माननीय सभापति महोदय, ये जो मामला है पुलिस का, उसमें यदि कंट्रोल नहीं किया, चाहे इधर की सरकार हो चाहे उधर की सरकार, तो आने वाले समय के अंदर समय इतना खराब आ जाएगा कि कोई बहन बेटियों को रोड पे चलना पाबंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएंगी, रोड पे कोई लड़कियां नहीं चलेंगी, बच्चियां नहीं चलेंगे, हमारी बहन बेटियां चल नहीं सकती। इसलिए उसमें कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। और ये भिंडमाल की जो घटना बहुत ही बड़ी खतरनाक घटना है। वास्तव के अंदर एसएसओ को तो सस्पेंड करें और उस हेड कांस्टेबल को जिसने जवाब ही नहीं रहा, मेरे से फोन नहीं बोला, एमएलए साहब ने कहा फोन करो, कम से कम उस लड़की को पेश तो करो एसडीएम के सामने। पेश ही तो करने के लिए कहा था मैंने उसको, थोड़ा कुछ कहा। ऐसे पारसाराम हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया जाए। आज की जो घटना है वास्तव के अंदर बहुत ही बड़ी भयानक घटना हुई है। तीसरी एक घटना हुई पाली जिले की, मारवाड़ जंक्शन, ग्राम कराड़ी, पानी देवी, नारायण राम नाइक 55, उसके पैर काट करके कुछ अज्ञात लोगों ने, ये मुझे केसाराम जी ने दिया है तो वो तो बाहर है इसलिए। और एक दूसरी घटना हुई, माननीय सदस्य आ रहे उनके गांव की है, मारवाड़ा जंक्शन की, वो भी मामला है। मारवाड़ जंक्शन की चर्चा है और सत्य बात है। मैं भी मांग करता हूं कि मुलजिम तुरंत पकड़े जाने चाहिए। तो आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है माननीय सदस्य, आपके ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने तो मेरा खुद का भी तो कहा है। मैं आपका समर्थन कर रहा हूं इस बात का। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ऐसे लोगों, अपराधियों को 10 साल की लड़के उसको उठा के लेके गई। हकीकत ये भी कह रहे हैं माननीय मारवाड़ जंक्शन आने वाले सदस्य एक्स एमएलए, उन्होंने भी कहा। तो उनको पता नहीं तो आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो। मैं तो आपकी तरफ भी देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत उधर नहीं चश्मा लगा नहीं लगा मेरे को वैसे पता नहीं चलेगा, आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो। माननीय सभापति महोदय, ये मामला बहुत ही गंभीर है। एक लास्ट मामला गंभीर कौन सा है जो आपका फोन नहीं? दोनों बड़ा गंभीर है। एक हमारे जो प्रधान है भिंडमाल की, उसकी बहन का अपहरण हुआ, पुलिस अभी तक उसको पकड़ने की नामजद आरोपी है नंबर 1। दूसरी, आज जिस लड़की को, जोशना नाम की लड़की को लेके आए, उसको बेला फुसला दिया। अब वो क्या करेंगे, यदि आत्महत्या करें उसका जवाबदार कौन होगा? इसलिए उस एसओ को और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया जाए। उसको जवाब देने का तरीका नहीं है। शिवरात्रि को फोन किया तो मैं अफीम खा रहा हूँ सर, अरे सॉरी भांग पी रहा हूँ। दूसरे से फोन किया तो मैं अफीम खा रहा हूँ, पता नहीं आज क्या कर रहे होंगे। सभापति महोदय, इसलिए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की। और एक आखिरी, ये पूरे राजस्थान का मामला है। कल हम कोटा की तरफ बरसात हुई थी, सबको पता है। कोटा से आ रहे थे हम, काफी मान्य सदस्य थे और काफी लोग भी थे। कम से कम पुलिस रोके, भले रोके, नाकाबंदी होनी चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ। लेकिन जब एमएलए की प्लेट लगी हुई है, उनको कार्ड बताने के बाद में भी बता रहे हैं कि नहीं ये तो नाकाबंदी है। नाकाबंदी तो मेरे भाई को अंदर डाले को गया। बिराज प्लीज अभी मंत्री जी का स्टेटमेंट खुद को रोका, दो जगह मेरे को खुद को रोका है। माननीय खुद को रोका है, हकीकत बात है, खुद को रोका है पुलिस ने। मेरे को 2-3 जगह रोका है, एक जगह नहीं रोका।
2-3 जगह मेरे को रोका है और मेरा ड्राइवर क्या बोला, आपका ड्राइवर को शराब पिया होगा। मैं शराब पीने वाले साथ में कुछ जाता ही नहीं हूँ। तो बोला आप शराब पियो, मतलब मैं शराब पहले पीता, अभी पीता ही नहीं हूँ। ये भी मतलब गारंटी आप डॉक्टरी करा सकते हैं। पहले तो पीता था, मना कौन कर रहा है। माननीय सभापति बोले, मेरा आपसे एक ही आखिरी निवेदन है कि पुलिस थाना, पहले ब्रिटिश के जमाने में हमारे पुलिस थाना था मोदरा, आप भी वहाँ एक बार पधारे हुए। आशापुरी का बहुत बड़ा मंदिर है। ब्रिटिश के टाइम का पुलिस थाना था। माननीय शेखावत साहब भैरू सिंह ने उसको सीआई पोस्ट की थी, लेकिन उसको पूरा थाना ही उठा के दूसरी जगह डाल दिया। उसको पुलिस थाना बनाया जाए, नंबर 1 मोदरा को, और दूसरी पुलिस चौकी कोरा करके दासपा के पास में गांव है, उसमें पुलिस थाने दोनों 38 किलोमीटर के ऊपर है। वो दो, एक पुलिस चौकी और पुलिस थाना खोला जाए। आपने समझ दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आबकारी थाना तो नहीं खोलना ना। श्री गोविंद राम मेघवाल विराजिए। विधानसभा क्षेत्र की घटना है सभापति महोदय, प्लीज विराजिए। और उस महिला को बेरहमी से पांव काट कर अलग कर दिए गए। तो मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो खुले, मुलजिम पकड़े जाए। विराजिए। सभापति महोदय, सदन ने चिंता की ओलावृष्टि के संबंध में। राजस्थान में 6 जिलों में ओलावृष्टि हुई है। उस संबंध में मैं प्रारंभिक सूचना देना चाहता हूं सदन को। रवि